हम लोग बात करने वाले हैं धारा 509 और इसमें उसने कहा है कि अगर धारा 183 जो पूर्व में कितनी थी 164 सीआरपीसी और या धारा 316 जो पूर्व में कितनी थी 282 है 281 जिसमें अभियुक्त की परीक्षा जो अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी होती थी उसको अभिलिखित करने का ढंग बताया गया था कि वो कैसे अभिलिखित की जाएगी। यानी 164 सीआरपीसी और 313 में जो अभियुक्त की परीक्षा होती है किसके संबंध में अभियोजन ने जो साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध दिया है उसके संबंध में अभियुक्त का स्पष्टीकरण ये आहूत किया जाता है किसमें 313 सीआरपीसी और 313 सीआरपीसी में जो अभियुक्त की परीक्षा है इसकी उपयोगिता के विषय पर आपको बताया गया था कि एक निरर्थक एक्सरसाइज नहीं है। जबकि कचहरी में जब 313 सीआरपीसी होती है तो उसकी उपयोगिता आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती और आपको ऐसे लगता है कि मानो वो एक निरर्थक एक्सरसाइज है ये बस मैकेनिकल वे में कर ली गई। जो जुडिशियल प्रोसेस है इसमें एक भी काम मैकेनिकल वे में नहीं होता। मैकेनिकल वे मीनिंग देयर बाय काम किया जाना किसी के द्वारा आदेशित है इसलिए कर दिया जाए, इसलिए नहीं कि काम में स्वयं कोई उपादेयता या उपयोगिता है, बस किसी ने आदेशित कर दिया तो बिना सोचे समझे लकीर के फकीर हो गए और उसने जो कहा वो कर दिया। ऐसा जुडिशियल प्रोसेस में नहीं होता। हालांकि कचहरी जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि 313 होता है, 313 होता है मीनिंग देयर बाय 313 में अभियुक्त की परीक्षा होती है इसलिए होती है, उसके होने के पीछे कोई कारण थोड़ी है। और अगर है तो वो इतना क्षुद्र है कि उसे ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। और आप वहां जाते हैं और 313 की परीक्षा बस रूटीन वे में देकर चले आते हैं। जबकि जब आपसे 313 पर बात हुई थी तो आपको बताया गया था कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है क्योंकि न्यायालय के पास अभियोजन के साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त का स्पष्टीकरण इसे प्राप्त करने का अन्य कोई तरीका है ही नहीं। और अगर 313 के अंतर्गत अभियुक्त को परीक्षित किए जाने की सुविधा यह प्रक्रिया विधि से खत्म कर दी जाए तो अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया उसके प्रति अभियुक्त का क्या दृष्टिकोण है या उसके प्रति अभियुक्त क्या कहना चाहता है इसे जानने का न्यायालय के पास तब तक कोई उपाय नहीं है जब तक अभियुक्त स्वयं अपने को साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न कर दे। और अभियुक्त का स्वयं साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होना यह स्वयं अभियुक्त की मर्जी पर निर्भर है क्योंकि देयर इज आर्टिकल 20 उसे विवश नहीं किया जा सकता। उसके दोष को साबित करना अभियोजन का काम है, उसे खुद को निर्दोष भी साबित नहीं करना है, इसलिए वो कोई साक्ष्य ये दे ही ना तो भी उसके पक्ष में उदाहरणा मौजूद है। हाँ ये ठीक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें साबित करने का भार कुछ परिस्थितियों में किसी भी विशेष व्यक्ति जिसमें अभियुक्त इंक्लूडेड है उस पर आ सकता है, लेकिन अगर वो परिस्थिति नहीं है तो अभियुक्त के ऊपर कुछ भी साबित करने का भार नहीं है। इसलिए हर मामले में
वो अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हर मामले में समुचित न्याय निर्णय के लिए जिसे न्याय निर्णय करना है उसे अभियुक्त का पक्ष अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में जानना ही होगा, अन्यथा समुचित न्याय निर्णय संभव नहीं। और उसे जानने का कोई तरीका, अगर 313 सीआरपीसी, जो अब वर्तमान में कितना हो गया, 316 सीआरपीसी है, ठीक है, सॉरी, जो 313 सीआरपीसी, ठीक है, ये था। जो बीएनएसएस में कितना हो गया, ये अभी एकदम, ठीक है, कितना हुआ, 313, ठीक है, जितना भी हुआ, 351 बता रहे हो, ठीक है, तो 351 बीएनएसएस, इसके अंतर्गत उसे परीक्षित यदि न किया जाए तो उसका स्पष्टीकरण अभियोजन के साक्ष्य के प्रति न्यायालय प्राप्त ही नहीं कर सकता, इसलिए उसकी परीक्षा वहां रखी गई और इसीलिए कहा कि उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी परीक्षा करते समय। अब परीक्षा करने की शक्ति ये न्यायालय को दी गई, जो पूर्व में धारा 313 सीआरपीसी में थी और वर्तमान में कितना बताया, 351, इसमें न्यायालय के पास। लेकिन यह परीक्षा किस प्रकार की जाए, परीक्षा के ढंग ये हो सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन पर कर ली जाए, उसे क्वेश्चन एयर प्रश्नावली लिखकर दी जाए और उसके उत्तर आहूत किए जाए। प्रश्नों के ढंग ये अनेकों हो सकते हैं, तो परीक्षा किस प्रकार की जाए, इसका ढंग कहां लिखा था, 281 या 282 सीआरपीसी, जो अब 316 बीएनएसएस हो गया है। तो अभियुक्त की परीक्षा ये करने का ढंग पूर्व से निर्धारित है, जो 316 सीआरपीसी में है। अब अभियुक्त की परीक्षा जिस ढंग से होनी थी उस ढंग से नहीं की गई, उसमें गलती हो गई, ठीक है, उसमें इरेगुलरिटी है, उसमें अनियमितता है। तो एक बात तो यह है कि 313 जिस ढंग से होना चाहिए था नहीं हुआ, तो फिर उठा करके सारा मामला निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि अभियुक्त की परीक्षा ठीक ढंग से नहीं हुई। अभियुक्त की परीक्षा अगर बीएनएसएस की बात करें तो 351 बीएनएसएस में होनी चाहिए थी और परीक्षा का ढंग 316 बीएनएसएस में जो बताया गया वो होना चाहिए था। अगर अभियुक्त की परीक्षा के संबंध में सीआरपीसी के सेक्शंस की बात करें तो 313 सीआरपीसी, उसमें परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा का ढंग 281 सीआरपीसी उसमें बताया गया वो होना चाहिए और वो नहीं है। तो फिर एक बात यह हो सकती है कि चूंकि अभियुक्त इसका जो क्लेरिफिकेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अभियोजन साक्ष्य के संबंध में आहूत नहीं हुआ, इसलिए अभियुक्त पर जो एक विपरीत प्रभाव है ये कारित हुआ, इसकी उद्धारणा कर ली जाए और संपूर्ण विचारणों को दूषित मान लिया जाए और खत्म कर दिया जाए। दूसरा ये कि ठीक है अभियुक्त का स्पष्टीकरण आहूत नहीं हुआ, लेकिन अभियोजन साक्ष्य स्वयं में ही इतना संदिग्ध है कि अगर स्पष्टीकरण न भी हो तो भी अभियोजन के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
यह अभियोजन साक्ष्य इतना असंदिग्ध है कि स्पष्टीकरण ये देते तो भी कुछ दे नहीं पाते। ठीक है, तो इन दशाओं में ये ठीक है कि अभियुक्त की परीक्षा जिस ढंग से होनी चाहिए थी उस ढंग से हुई नहीं। देखिए, अभियुक्त की परीक्षा हुई ही नहीं, ये अलग बात है। तब तो 313 के संबंध में या 351 के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि तब तो विचारण दूषित हुआ है, तब तो मामला खंडित ही होगा, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन हुआ और प्रॉपरली नहीं हुआ, यह एक अलग बात है। अब देखा जाएगा कि प्रॉपरली न होने से जो परिणाम है वो किस ढंग का और कितना गंभीर है। अगर देखा यह जा रहा है कि अगर हुआ भी होता तो भी कुछ ना होता, तो फिर विचारण को खंडित करने का कोई अर्थ बचता नहीं। लेकिन अगर यह लगता है कि मामला 60-40 है, अभियुक्त दोषसिद्ध भी हो सकता है और दोषमुक्त यह भी हो सकता है, तो फिर एक राय कायम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो क्लैरिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका स्पष्टीकरण है साक्ष्य के संबंध में आना चाहिए ताकि पता लग सके कि क्या सच और क्या झूठ है। और तब अगर ये पोजीशन है कि अभियुक्त की परीक्षा जिस ढंग से होनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं हुई, यानी 316 द्वारा बताए गए तरीके या 281 द्वारा बताए गए तरीके से नहीं हुई, यानी धारा 281 या 316 के उपबंधों का अनुपालन हुआ है। अनुपालन मीनिंग देयर बाय अनुपालन नहीं हुआ, तो फिर इस संबंध में न्यायालय को कार्रवाई करने की शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति का प्रकार क्या हो ये एकदम अलग बात है, और उस शक्ति का प्रकार क्या है अभी देखेंगे। लेकिन शक्ति होनी चाहिए इतना तय हो गया, ये जस्टिफाइड दिखता है। तो उस दशा में जबकि अभियुक्त की परीक्षा जिस ढंग से होनी चाहिए उस ढंग के संबंध में जो कानून है उसकी अपेक्षाओं का पालन नहीं हुआ और उसके कारण अभियुक्त के साथ वस्तुतः न्याय नहीं हुआ, ऐसा किसे प्रतीत हो रहा है? अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट। अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट क्या देख रहा है कि मामला 60-40 है, इधर भी जा सकता था इधर भी जा सकता था, और अभियुक्त की जो परीक्षा है वो जिस ढंग से होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। अगर उस ढंग से होती तो हो सकता है एक तरफ न्याय निर्णय के लिए समुचित आधार उपलब्ध हो जाता। तो इस दशा में अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को इस अनुपालन के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति होनी चाहिए। कार्यवाही का प्रकार क्या होगा देखेंगे, लेकिन शक्ति होनी चाहिए, इतनी बात है। हां, अपीलेट कोर्ट रिविजनल कोर्ट देख रहा है कि अगर 313 की अपेक्षाओं का पालन हुआ भी होता, 313 की अपेक्षाओं का पालन मीनिंग देयर बाय 281 की अपेक्षाओं का पालन, क्योंकि 313 की परीक्षा कैसे होगी ये तो 281 में लिखा है। अगर वो हुआ भी होता तो भी मामले पर कोई विशेष प्रभाव ना आया होता, जो निर्णय है वो यही रहा होता। तो ऐसी दशा में अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को इस तथ्य पर कि अभियुक्त की परीक्षा उस ढंग से नहीं हुई जिस ढंग से होनी चाहिए कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं लगती। और ये अब इतने विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि हमने 3 बार प्री में यह सवाल गलत किया है खुद, और तीनों बार जो पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि धारा 164 सीआरपीसी के उपबंधों का पालन ये मजिस्ट्रेट ने नहीं किया।
निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, विचारण न्यायालय, ठीक है, इसके द्वारा जो ये अनियमितता कारित हुई, इसके संबंध में अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट साक्ष्य ले सकता है। मतलब इस धारा के आधार पर विकल्प बनाए गए थे और 3 बार हम इसे गलत करके आए, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, और अभी ये बड़ा आसान लगेगा, और जिस समय वहां विकल्प बने रखे होंगे तो ये फट से गलत होगा, और 1 नंबर भी अगर आपका कम हुआ तो आप सिलेक्शन से पीछे आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है सत्य सिर्फ 3 नंबर से जनरल, ठीक है, कैटेगरी में रुकी हैं, सिर्फ 3 नंबर से। और अगर उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो सॉरी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्लेम किया होता तब तो ठीक है यूपी में टॉप होती, तो 1 नंबर भी आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। इसे 3 नंबर कोई या 1 नंबर बड़ा छोटा होता है, इस प्रकार की धारणा मन में बिल्कुल ना रखिए, और एक एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो जो अपीलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है, वो 281 या 316 के उपबंधों के अनुपालन की उपेक्षा उस दशा में कर सकता है जब उसे लगता है कि कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा, अन्यथा कार्रवाई उसे करनी चाहिए। और यही स्थिति 164 जो वर्तमान में 183 हो गया है, 164 या 183, इसमें जिसका कथन अभिलिखित होता है वो कौन है? अभियुक्त से भिन्न या तो पीड़ित और या साक्षी। और चूंकि पीड़ित आवश्यक रूप से साक्षी होता ही है, पीड़ित तो आवश्यक तौर पर साक्षी हो गई, इसीलिए हमने पीड़ित और साक्षी कहा, क्योंकि साक्षी ऐसा भी हो सकता जो पीड़ित न हो, लेकिन पीड़ित आवश्यक तौर पर साक्षी हो गई होगा। तो अंतर्गत धारा 164 जो वर्तमान में धारा 183 कहला रही है, उसके अंतर्गत पीड़ित के सहित किसी भी साक्षी का कथन यह अभिलिखित किया जा सकता है। कब? जांच और अन्वेषण के दौरान, विचारण के दौरान नहीं। और किसके द्वारा? किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता हो या न हो। और कुछ ऑफेंसेस वहां मेंशन किए गए हैं जो पूर्व में 376, 376 ए बी सी डी ई, 326 ए, 326 बी, 354, 354 ए बी सी डी, ये सारे ऑफेंसेस थे जो अब वर्तमान में बीएनएस में बदली हुई धाराओं में दिए गए। उनमें अन्वेषण अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वो 164 के अंतर्गत पीड़ित का कथन अभिलिखित कराए, जबकि पूर्व में यानी निर्भया केस से पहले जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे, इनमें भी पीड़ित का 164 के अंतर्गत कथन अभिलिखित कराना अन्वेषण अधिकारी के अपने विवेक पर निर्भर था। लेकिन आज की जो स्थिति है, या यूं कहें निर्भया केस के बाद जो पोजीशन आई, उसमें पीड़ित इसके कथन को अभिलिखित कराना, इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी के विवेकाधिकार को खत्म कर दिया गया उन मामलों में जहां मामला लैंगिक अपराध से संबंधित है या एसिड अटैक से संबंधित है। हां, शेष मामलों में आज भी साक्षी का कथन अंतर्गत धारा 183 अभिलिखित कराना अन्वेषण अधिकारी का अपना विवेक है, और कोई साक्षी इस बात की मांग नहीं कर सकता कि उसका कथन अंतर्गत धारा 183 अभिलिखित होना चाहिए।
ये अन्वेषण अधिकारी का अपना विवेक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में बात अलग हो गई, और उसमें अगर अन्वेषण अधिकारी पीड़िता का साक्ष्य अभिलिखित नहीं कराएगा तो बीएनएस में अपराध समझा जाएगा, वो भी आपको बताया गया। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां निकल रही थी। अब जब इसका साक्ष्य अभिलिखित कराने के लिए जाया जाएगा अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी, तो क्या कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जो इसे अभिलिखित करेगा वो साक्ष्य को अभिलिखित करने के जितने ढंग हैं उनमें से किसी एक ढंग को अपना सकता है, और अभियुक्त की उपस्थिति या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य माध्यमों से भी इसको अभिलिखित किया जा सकता है। तो जो विधिक उपबंध है इनका अनुपालन नहीं किया गया, इनका अनुपालन हुआ है। जिस ढंग से 164 जो वर्तमान में 183 है उसे अभिलिखित करने की बात की गई है, उस ढंग से उसको अभिलिखित नहीं किया गया। और 164 का उपयोग निर्भया केस के बाद यह भी हुआ है कि अगर मामला सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित है और सेक्सुअल ऑफेंसेस में पीड़िता को जो चोट पहुंचाई गई उस चोट के कारण उसकी मृत्यु कालांतर में हो जाती है, तो उसके इसी 164 के कथन को मुख्य परीक्षा में किया गया कथन मान लिया जाएगा। ठीक है, जबकि मुख्य परीक्षा कहां होगी? न्यायालय में, और यह कहां हो रहा है? अन्वेषण में। इस समय तो आरोप पत्र यह भी नहीं आया है, और विचारण में जब यह मुख्य परीक्षा के तौर पर पढ़ा जाएगा तो अभियुक्त की सजा लगभग तय है, क्योंकि इस मुख्य परीक्षा की विश्वसनीयता इसे परखने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन संभव नहीं, क्योंकि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सारी बातें आई थी। अब 164 उस ढंग से लिखा ही नहीं गया जिस ढंग से लिखा जाना चाहिए। मामला सेक्सुअल ऑफेंस का है, पीड़िता मर चुकी है उसी कार्य के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अब पीड़िता भी पीड़िता थी लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान की थी, ये नहीं है। उसने 4 नाम तो ठीक लिए, 2 फर्जी लिए। हम ये नहीं कह रहे उसने सारे 6 के 6 फर्जी लिए, 4 ठीक लिए, 2 गलत लिए। ठीक है, और यह हमें दिख रहा है कि 164 ठीक ढंग से भी नहीं लिखा गया। ठीक है, तो अब विचारण न्यायालय के जो निष्कर्ष हैं, माननीय विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने उठाकर 2 सिद्ध कर दिया 6 के 6 को। तो जब मामला अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के समक्ष जाएगा तो 164 के उपबंधों का पालन क्यों नहीं हुआ, इस विषय पर कार्रवाई करने का हक रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट को होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने एक उदाहरण दिया। इसके अलावा अगर सामान्य मामला है तो आप जानते हैं कि पूर्व की सीआरपीसी में 162 था। ठीक है, पूर्व की सीआरपीसी में 162, जो अब कितना हो जाएगा? 182, क्योंकि 161, ठीक है, 181 है, तो 162 182 हो जाएगा। और 162 सीआरपीसी क्या कह रही थी कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा यदि कोई कथन अभिलिखित किया जाएगा तो वो कथन जिस व्यक्ति का है, ये व्यक्ति अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो इसके अन्वेषण में किए गए कथनों के माध्यम से इसके न्यायालय में किए गए कथनों का मात्र खंडन किया जा सकता है। ठीक है ना, इसके कथनों से
जो अन्वेषण के दौरान इसने किए, इसके न्यायालय में किए गए कथनों का समर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसने कहा केवल खंडन किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह भी है कि यह भी वहां लिखा है कि समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने कहा सफेद शर्ट पहन के आना, तो काली पहन के मत आना, यह भी हमने कहा है। ठीक है, दोनों बातें मानी जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि अगर पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान कथन अभिलिखित किया तो ये सारी बातें रहेंगी, लेकिन अन्वेषण के दौरान या तो कथन अभिलिखित नहीं हुआ या अन्वेषण के दौरान अभिलिखित हुआ किंतु पुलिस अधिकारी ने नहीं किया, तो ये सारी जो प्रतिबंध हैं, ये सारी जो वर्जनाएं हैं, ये लागू नहीं हो सकती। और फिर उस कथन का उपयोग साक्ष्य में जहां भी हो सकता हो वहां किया जाएगा। और चूंकि 164 में जो कथन अभिलिखित होता है ये अन्वेषण के दौरान तो है किंतु पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं हुआ, इसलिए इस कथन का उपयोग समर्थन और खंडन दोनों के लिए हो जाएगा। और बस इसी रूप में 164 का कथन 161 में किए गए कथनों से ज्यादा महत्व का है। जबकि आपकी धारणा क्या है? आपकी धारणा यह है कि खाली 164 पर सजा हो जाएगी। ठीक है, और आप ही की नहीं है, हमारे पास तो ठीक है कई सुप्रसिद्ध वकील आते हैं, उनकी धारणा यह कि 164 तो प्रूव है फिर भी मुकदमा छूट गया। तो हम कहते हैं 164, अब क्या कहो कि 164 प्रूव है तो बस सजा हो जाएगी, तो 164 क्या होता है? लेकिन अब कौन समझाए? तो हम भी ठीक है उनकी बात को ओवरलुक कर दिया। सजा उसने न्यायालय में जो साक्ष्य दिया उसी पर होगी। 164 का जो कथन है वो साक्ष्य का भाग नहीं है, साक्ष्य का भाग नहीं है। 164 का कथन उसने साक्ष्य में जो कथन किए हैं उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने और घटाने के काम आएगा। 161 का जो कथन है वो साक्ष्य में किए गए कथनों की विश्वसनीयता घटाने के काम आएगा, बढ़ाने के नहीं, क्योंकि उससे समर्थन नहीं हो सकता, खंडन होगा। 164 से समर्थन भी होगा, खंडन भी होगा, इतना सा अंतर है 164 और 161। अब मानिए विचार न्यायालय ने 164 का उपयोग किया और साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का समर्थन उससे प्राप्त किया और इन साक्षियों के कथनों के आधार पर सजा कर दी। और अगर 164 से समर्थन साक्षियों का न हो तो साक्षी स्वयं में अविश्वसनीय है। जो न्यायालय में उनका साक्ष्य है वो इतना अकाट्य नहीं है कि सिर्फ उसी साक्ष्य पर भरोसा कर लिया जाए। आपने हमें कुछ बताया वो स्वयं में इतना अकाट्य है कि किसी अन्य बात की जरूरत ही नहीं है, उस पर विश्वास हो सकता है, तब तो बात अलग है। लेकिन आपने इतना अकाट्य साक्ष्य नहीं दिया, आपकी बात में गड़बड़ दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी जो विश्वसनीयता है उसकी परख के लिए न्यायालय ने जिस सामग्री का उपयोग किया वो क्या थी? 164 में अभिलिखित कथन, और उससे समर्थन प्राप्त किया और उठाकर सजा कर दी। ठीक है, अब जब मसला विचारण न्यायालय या ठीक है आप वो सॉरी अब मसला जब अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट के समक्ष या उन्होंने जो 164 का कथन था इससे खंडन किया साक्ष्यों का और दोष मुक्ति कर दी, और मसला अब अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट के समक्ष है। और देखा यह जा रहा कि 164 के कथनों का जो 164 के कथन थे उन्हें जिस ढंग से अभिलिखित किया जाना चाहिए था उस संबंध में जो विधिक उपबंध थे उनका पालन ही नहीं हुआ।
ठीक है, उनका पालन ही नहीं हुआ। अगर मानिए साक्ष्य अपने में इतना अकाट्य था कि 164 समर्थन करे या न करे, साक्ष्य अपने में इतना कंडम था कि 164 खंडन करे न करे, उस साक्ष्य पर विश्वास या अविश्वास स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ठीक है। और उस पर विश्वास करके विचार न्यायालय ने निर्णय किया हो, सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है, किया जा सकता था, लेकिन विचार न्यायालय ने निर्णय करने में 164 की सहायता ले ली, जबकि जरूरत नहीं थी, वैसे भी हो सकता था। और मामला अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट के समक्ष है, और अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट देख रहा है कि 164 के संबंध में जो विधिक उपबंध है अभिलिखित करने के संबंध में उनका अनुपालन नहीं हुआ। यह स्थिति अलग है, यह स्थिति बिल्कुल अलग है, और वो स्थिति बिल्कुल अलग है। जबकि 164 के उपबंधों का अनुपालन भी नहीं हुआ, और अगर समर्थन या खंडन न किया जाता तो परिणाम दूसरा होता। तो अगर ये वाली पोजीशन है तो डेफिनेटली अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट को इन स्थितियों से निपटने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की बातें हमने आपके सामने रखी कि 316 के उपबंधों का अनुपालन और 164 के उपबंधों का अनुपालन या 183 के उपबंधों का अनुपालन, यह अगर हुआ है तो ऑटोमेटिकली रिवीजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट को धारा 509 में वर्णित शक्ति का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यह बात नहीं है। लेकिन यह पोजीशन ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिसमें अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट को इस उपबंध की शक्ति का उपयोग करने की जरूरत महसूस होने लगे। और अगर ऐसा होता है तो यह उपबंध अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट को एक विशेष प्रकार की ताकत दे रहा है। और वो विशेष प्रकार की ताकत क्या है? यह सेक्शन कहता है कि धारा 94 जो पूर्व में धारा 91 थी, धारा 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और ये जो धारा 94 पूर्व के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने 91 कहता, धारा 94 में किसी बात के होते हुए भी, तो धारा 94 का जिक्र क्यों है ये समझना पड़ेगा। अब आप देखें यहां पे एक बात और समझ लेने लायक, आप ऐसे मान के चलते हैं कि सब कुछ एक ही दिन आ जाए, सीआरपीसी और एविडेंस एक साथ तो नहीं पढ़ लेंगे आप, एक के बाद एक ही पढ़ाई जाएगी। तो जिस समय बीएनएसएस पढ़ाई जा रही उस समय एविडेंस तो पढ़ाया नहीं जा सकता, एविडेंस आपको पता नहीं है, तो आपको बीएनएसएस कैसे समझ में आएगी? और अगर आप बीएनएसएस पढ़कर घर बैठ गए, ठीक है, तो एविडेंस तो पढ़ा नहीं, तो बीएनएसएस भी आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो दोनों जब आप पढ़ लेंगे तभी सम्यक जानकारी हो सकती है। और आपको बहुत जल्दी रहती है कि सब कुछ बहुत जल्दी आ जाए, तो बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ धीमे धीमे होगा, ठीक है भाई। सेक्शन 94, 91 इस समय जो हम बताएंगे ये बहुत शॉर्ट बताएंगे, और जो एविडेंस एक्ट में बताया तो बहुत विस्तार लिया, उतना विस्तार यहां नहीं हो सकता, जहां तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो सेक्शन 94 ये पूर्व का 91 एविडेंस एक्ट कहता क्या है? वो कहता है कि यदि किसी बात का किया जाना विधि की अपेक्षा के अनुसार या विधि की अपेक्षा के बिना, ठीक है, अभिलिखित किया गया है, चाहे विधि की अपेक्षा के अनुसार किया गया हो और चाहे विधि की अपेक्षा के बिना किया गया हो, बस अभिलिखित कर लिया गया है किसी बात का होना, या किसी संविदा के तात्विक निबंधन, सारे नहीं, तात्विक निबंधन
क्योंकि संविदा के निबंधन और संविदा के तात्विक निबंधन दो अलग अलग बातें हैं। यह संपत्ति का व्ययन यह विधि की अपेक्षा के अनुसार अभिलिखित किया गया है, यह विधि की अपेक्षा के बिना अभिलिखित किया गया है। और अगर कभी कोई सवाल यह उठ जाता है कि संविदा के तात्विक निबंधन क्या थे, यह संपत्ति का व्ययन किन शर्तों पर हुआ था, यह वो बात जो विधि की अपेक्षा के मुताबिक या विधि की अपेक्षा के बिना अभिलिखित की गई थी, वो क्या थी, तो अभिलेख जिस दस्तावेज में संग्रहित है उस दस्तावेज को ही इन बातों के साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन बातों का होना ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जाएगा जिसने इन बातों को अपनी आंखों से होते हुए देखा है या उन्हें पढ़ा है, उसका मौखिक साक्ष्य नहीं। लेकिन यह भी अंतिम नियम नहीं है। मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा कब तक, जब तक कि कोई व्यक्ति इन तथ्यों का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए धारा 65 एविडेंस एक्ट जो पूर्व की है उसके अंतर्गत अधिकृत न हो। और धारा 65 एविडेंस एक्ट स्थितियां बताती है कि कब कब आप सेकेंडरी दे पाएंगे। और इसीलिए प्री में आपसे सवाल होता है कि निम्न में से किन धाराओं में यह लिखा है कि सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसी धाराएं एक नहीं है एविडेंस एक्ट में, अनेक, और उन अनेक धाराओं में एक सेक्शन 91 या 94 भी है। और दूसरी धारा पूर्व के एविडेंस एक्ट की याद पड़ती है हमें, सेक्शन कौन सा था, 64, जो अब कितना हो गया, एक दो आगे पीछे होगा, जो ये कहता था एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर किसी भी तथ्य का नहीं, किसी भी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए कचहरी में आप खड़े होंगे तो वहां अक्सर वकील लोग कहेंगे कि ये सही है कि ओरल एविडेंस दिया जा सकता था, लेकिन जहां डॉक्यूमेंट्री था वहां ओरल नहीं देना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्री देना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा साक्ष्य देने का नियम है। ठीक है, तो सेक्शन 94 या 91 यह कहता है कि मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी बात का किया जाना विधि की अपेक्षा के अनुसार या विधि की अपेक्षा के बिना अभिलिखित किया गया था तो दस्तावेज ही दिया जाएगा, मौखिक साक्ष्य नहीं। अब अभियुक्त की परीक्षा या 183 के अंतर्गत साक्षी, इसका कथन विधि की अपेक्षा के मुताबिक अभिलिखित किया गया था। ठीक है, विधि की अपेक्षा के मुताबिक अभिलिखित हुआ था। और ये जो विचारण न्यायालय क्या है, दंड न्यायालय, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालयों को लागू है। और जब न्यायालयों को वो लागू है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक एक उपबंध, ठीक है, दंड न्यायालय के समक्ष चल रहे विचारण को लागू है। ठीक है ना। और अपीलेट कोर्ट सीआरपीसी के अंतर्गत अपीलेट कोर्ट है, रिविजनल कोर्ट सीआरपीसी के अंतर्गत रिविजनल कोर्ट है। इसका मतलब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट पर भी एविडेंस एक्ट लागू हो रहा है। और एविडेंस एक्ट ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, केवल दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे। मौखिक साक्ष्य देना है तो पहले साबित करें कि आप धारा 65 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य देने के लिए अधिकृत हैं, अदरवाइज नहीं। जबकि किसी बात का होना, ठीक है, विधि की अपेक्षा के मुताबिक या अपेक्षा के बिना भी अगर अभिलिखित हुआ है तो वो सारी स्थिति है विधि की अपेक्षा के मुताबिक अभिलिखित किया गया है और दस्तावेज रखा है।
और धारा 65 की जब दस्तावेज रखा है तो धारा 65 की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, तो दस्तावेज से साबित हो। तो अगर ये लाइन नहीं होगी तो दस्तावेज से ही साबित करना पड़ेगा, और दस्तावेज गलत है। दस्तावेज में अभिलेखन के संबंध में जो विधिक उपबंध थे उनका पालन नहीं हुआ, लेकिन विधि की अपेक्षा के मुताबिक उन्हें अभिलिखित किया गया, लेकिन गलत ढंग से किया गया। तो अगर यह लाइन ना हो तो इस ताकत का कोई अर्थ प्रैक्टिकली यथार्थ में बचेगा ही नहीं। ये सब कुछ आप लिखेंगे और परिणाम वही कि पढ़े रात भर, बोले याद क्या हुआ, बोले वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पढ़े काहे, सोते, तो वही स्थिति रहेगी। इसीलिए ये लाइन लिखी गई कि धारा 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी क्या कर सकता है, ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है। धारा 94 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है, और उसने कहा ऐसे अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री भी ले सकता है और ओरल भी ले सकता है। कोई फोटो खींचा गया हो, कुछ और हुआ हो तो डॉक्यूमेंट्री होगा, और अगर नहीं है तो ओरल साक्ष्य भी ले सकता है कि किन परिस्थितियों में यह गलती हुई। ठीक है, ताकि यह अनुमान लगे कि जो कुछ लिखा गया ये सही है, कि विधि के जो अपेक्षा थी या विधि के जो उपबंध थे उनके मुताबिक नहीं लिखा गया। विधि के जो उपबंध हैं उनकी अपेक्षा के साक्षी जो कहे वो लिखिए। उसने मौखिक साक्ष्य लिया, ठीक है, साक्षी ने मौखिक साक्ष्य में बताया गया कि ये कहा था कि इनने तेल ऊपर से डालो और कतई उन्हें हंदवाई दो, ये कहा उसने, और लिखा यह गया कि ठीक है, इन्होंने जो ज्वलनशील पदार्थ था उससे पीड़ित को स्नान करवा दिया। ठीक है, यह लिखा हुआ है, और प्रश्न यही उठाया गया कि साक्षी यह कथन नहीं कर सकता क्योंकि वो अनपढ़ है। ठीक है, ये कथन किया ही नहीं उसने, यही प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न यही है कि क्या जो लिखा हुआ है अभियुक्त की परीक्षा या 164 में यह कथन साक्षी का हो सकता है, उस साक्षी का जिसका यह बताया जा रहा है, या उस अभियुक्त का जिस अभियुक्त का यह बताया जा रहा है। और चैलेंज यह है कि ये नहीं है उनका, और चैलेंज का जो आधार है वो ये कि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था। ऐसी परिष्कृत हिंदी ये तो उसकी थी ही नहीं, वो तो इस परिष्कृत हिंदी से परिचित ही नहीं है, कैसे हो सकता है। ये तो विचार न्यायालय ने अपनी मर्जी से बढ़ाए कथन है और इनके आधार पर समर्थन करके और हमें सजा कर दी या छोड़ दिया। ये प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, अब अनुपालन के संबंध में साक्ष्य लिया जा सकता है। किसी ने टेप कर लिया हो तो दस्तावेजी है, टेप नहीं किया तो साक्षी आएंगे, वो ये बताएंगे कि ये कहा था, इनफैक्ट उसने कहा ये था। क्योंकि जज साहब परिष्कृत भाषा का जानते थे तो हंदवाई लो इस बात को समझ ही नहीं पाए। वो उन्होंने पेशकार से पूछा कि रीजनल लैंग्वेज में इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें इनके क्या अर्थ हैं। पेशकार ने बता दिया कि ये अर्थ है इनके, उन्होंने वही लिख दिया। तो अब आपकी बात में कोई दम नहीं बचा। ठीक है, लेकिन अगर साक्ष्य लेने का हमें हक ही ना हो सेक्शन 94 के मुताबिक, तब तो ये डॉक्यूमेंट ही पढ़ा जाएगा, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी बात ठीक लग रही है। ठीक है, तो बात उनकी भी ठीक हो सकती है और बात इनकी भी ठीक हो सकती है। क्या ठीक है, इस विषय पर मानवीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य लेने की इजाजत ही होनी चाहिए, वही है। उसने कहा ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है किससे, साक्ष्य से, लिए गए साक्ष्य से, कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा में कोई हानि नहीं हुई थी,
और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर पुनरीक्षण या अपीलेट कोर्ट की यह राय है, ठीक है, कि गुणागुण विषयक बातों पर अभियुक्त की अपनी प्रतिरक्षा करने में, ठीक है, विपरीत असर कारित हुआ था, तो ऐसे कथन को अग्राह्य भी कर सकता है। यहां अपीलेट कोर्ट है या नहीं है, ये यदि कोई न्यायालय, इसमें विचारण न्यायालय भी शामिल है, अपीलेट कोर्ट नहीं लिखा है। हम लगातार बोल गए हैं अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट, लेकिन यहां केवल न्यायालय लिखा है। इसका मतलब इसमें विचारण न्यायालय, अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट सब शामिल है, ठीक है। तो गुणागुण विषयक बातों पर परीक्षा हो सकती है, ठीक है। और यही कारण होते हैं कि जो ठीक ठाक वकील होते हैं वो 164 के समय भी एप्लीकेशन देते हैं कि साहब नहीं नहीं, ओपन कोर्ट में लिखा है, ओपन कोर्ट में करिए, आप हमारी खारिज कर दो एप्लीकेशन। खारिज ही तो करोगे, कर दो, चैम्बर में बैठ के लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन भी तो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है। और आगे अगर ये स्थिति आई तो हम 509 में सेशन कोर्ट के समक्ष या विचार न्यायालय के समक्ष कह तो पाएंगे कि बंदों का पालन नहीं हुआ था, और अगर इस बात को कहने से हमें लाभ हो रहा होगा तो वो लाभ तो हमें मिलेगा, और अदरवाइज तो घूमते रहो, ठीक है। लेकिन ये लाभ कब ले पाओगे, जब 509 पता तो हो कि 164 में की गई गलती से हमें लाभ हो सकता है, ये पता तो हो, तब तो आप विजिलेंट रहेंगे। अच्छा, नहीं भी पता हो तो कचहरी में क्या होता है, एक बात आपने सीख ली, हर बात में एप्लीकेशन दिए रहो, हर बात में एप्लीकेशन दिए रहो, आप इस नाते भी देते रहते हैं तो भी आप सफल रहेंगे, क्योंकि आपने ये जानकर जहर खाया कि ये जहर है, ये जानकर अमृत पिया कि अमृत है, तो आपकी जानकारी के आधार पर अमृत ये जहर प्रभाव थोड़ी दिखाएगा, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। तो आप वहां ये भी लोग परंपरा सीख लेते कि अरे कुछ हो ना हो एप्लीकेशन दिए रहो, होएगा, कुछ नहीं होगा मत हो, हम नहीं देंगे तो भी तो कुछ नहीं होगा, वहां ये सिद्धांत भी प्रचलन में होता है, लेकिन और इस नाते भी लाभ वहां हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति क्या है आपको सब पता हो, फिर आप करें तो मजा आता है, ठीक है। आगे कहता है इस धारा के उपबंध, अच्छा वही बात आगे, अपील निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालय को भी लागू है, तो ठीक है बात। अब अगला शिक्षण 510, हालांकि इसकी चर्चा जब हम लोगों ने आरोप पर चर्चा की थी तब हुई कि आरोप में गलती हो गई, उसे सुधारा जा सकता है। पिछली सीआरपीसी में सेक्शन था 215, उसमें सुधारा जा सकता था, लेकिन नहीं सुधारा गया, ठीक है। आरोप की विरचना होनी चाहिए थी, नहीं की गई, ठीक है। ऐसा भूल से भी हो सकता है और मूर्खता के कारण यह भी हो सकता है, और मूर्ख सारे नहीं होंगे ये भी कोई नियम नहीं है, और मूर्ख एक भी हो सकता है, और वो एक अच्छी स्थिति बुरी स्थिति किसी में हो सकता है, और सारे के सारे सब हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है आरोप विरचित होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये भी हो सकता था कि आरोपों का संयोजन नहीं होना चाहिए था, फिर भी किया गया। आरोपों का संयोजन कब कब हो सकता है, 219, 221, 223 ये पोजीशन हो तभी हो सकता है, 219, 220, 221, 223, अदरवाइज नहीं। और 221 में तो शायद संयोजन नहीं, अल्टरनेटिव वैकल्पिक आरोप ये, यानी 219, 220 और 223, और अदरवाइज प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप, यह नियम है। कहा 218 में सीआरपीसी के सेक्शन कोड किए हमने, और 219, 221, वो 219, 220, 223
इसमें भी आरोप का संयोजन किया जा सकता है, किया जाएगा ही ऐसी बात नहीं है, आवश्यक नहीं है किया जाएगा। अगर यह लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी तो न्यायालय आरोपों का संयोजन करने से इनकार यह भी कर सकता है। ठीक है, किया जा सकता है यह लिखा है। आपने ऐसे आरोपों का संयोजन कर दिया जो किया ही नहीं जा सकता था, तो संयोजन नहीं किया, कुछ संयोजन किया है। यानी 3 स्थितियां हो सकती हैं। आरोप विरचित किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। आरोप में गलती है मीनिंग देर भाई आरोप कैसे विरचित होगा, ये 211, 212, 213, 214 सब में बताया गया था। ठीक है ना, कैसे विरचित होगा वैसे नहीं किया आपने, जैसा 211, 212, 213, 214 में बताया गया। इसका मतलब गलती है आरोप की विरचना में। ठीक है, अब इस सब का प्रभाव यह भी हो सकता है कि आपके ऊपर गुणागुण विषयक बातों पर प्रतिरक्षा करने में विपरीत प्रभाव यह पड़ा हो, और यह भी हो सकता है कि आरोप में लाख गलती रही हो, क्योंकि गुणागुण विषयक बातों पर प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई। यह ठीक है कि आरोप की विरचना नहीं हुई, लेकिन जो कुछ साबित होकर आया, साक्ष्य जो रखा था, उसके आधार पर तो विचारण ही नहीं होना चाहिए था। तुमने तो खाली विचारण कर डाला, वही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो गुणागुण विषयक बातों पर प्रतिरक्षा करने में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यद्यपि आरोप की विरचना नहीं हुई। ठीक है, लेकिन आरोप की विरचना होनी चाहिए थी और नहीं की गई। ठीक है, और संपूर्ण विचारण समाप्त हो गया। या ठीक है, तीसरी स्थिति कौन सी है? लोप या अनियमितता। अच्छा, कुसंयोजन आरोपों का, यानी संयोजन नहीं होना चाहिए था, फिर भी कर दिया गया, लेकिन उससे गुणागुण विषयक बातों पर कोई नुकसान आपको हुआ है ऐसा नहीं लगता, तो इन बातों का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर गुणागुण विषयक बातों पर पक्षकारों पर विपरीत असर कारित हुआ है, तो फिर जो विचारण न्यायालय नहीं, यहां अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट ही है, जो अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट वो क्या क्या कर सकते हैं वो इस धारा में बताया गया है। क्या कहता है? कहता है किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर, फिर केवल कहा उसने, अगर अन्य गलतियां भी हैं तब तो पलटा ही जाएगा, तब तो बात ही अलग हो गई। अन्य कोई बात नहीं है, जजमेंट में अन्य कोई कमी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आरोप विरचित नहीं किया गया था, अथवा आरोप में कोई गलती थी, लोप था या अनियमितता थी, या आरोप में कुछ संयोजन था, केवल इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। तो सक्षम अधिकारिता का जो न्यायालय है उसका कोई निष्कर्ष, आदेश या दंडादेश केवल इस आधार पर कि आरोप में कोई लोप है, कोई अनियमितता है, कोई गलती है, अथवा आरोपों का कुछ संयोजन, यह है, उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं होता है, उस दशा में ही उल्टा जाएगा। इसका मतलब सामान्य नियम यह होगा कि उल्टा नहीं जाएगा, जब तक कि जो इस निर्णय, दंडादेश, आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित है वो ये साबित न करे कि इस गलती, लोप, अनियमितता या कुसंयोजन के कारण उसके साथ वस्तुतः न्याय ही नहीं हुआ। तो उदाहरण दिया ना कि हैदर बख्श की हत्या, ठीक है, अल्लाह बख्श ने इस दिनांक को की और हैदर बख्श को ही अल्लाह बख्श ने, ठीक है, मृत्युकारक घाव उस दिनांक से पूर्व एक दिनांक को दिया था।
ठीक है। इस मुकदमे के संबंध में जब आरोप की विरचना हुई तो उस मुकदमे के तथ्य उल्लिखित कर दिए गए, और उस मुकदमे के आरोप की विरचना हुई तो इस मुकदमे के तथ्य उल्लिखित कर दिए गए। तब अगर अभियुक्त की अपनी प्रतिरक्षा करने में, ठीक है, गुणागुण विषयक बातों पर विपरीत प्रभाव उस पर कारित हुआ, तब तो पलटा जाएगा। और आरोप में कुछ भी लिखा रहा हो, प्रतिरक्षा तुमने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि आरोप पढ़ता कोई नहीं है। ये कचहरी में जब आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं, पढ़ते भी हैं किन धाराओं में आरोप बना है, ठीक है, पढ़ते भी हैं लेकिन नॉर्मली नहीं पढ़ते। अब आरोप गलत बना हुआ है लेकिन प्रतिरक्षा बिल्कुल ठीक हुई है, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। केवल इस आधार पर ही पलटा नहीं जाएगा जब तक राय ये ना हो कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हुआ, तो क्या क्या कर सकता है अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय, वो सबसेक्शन 2 में, और यही पूछा जाता है। जो सबसेक्शन 2 है ये पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है कि विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित नहीं किया तो अपील पुष्टिकरण, ठीक है, ये पुनरीक्षण न्यायालय क्या कर सकता है, ये पूछता है। तो क्या कर सकता है, लिखा है काखंड में कि आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में वह आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए, कर सकता है, ये कहा है, करेगा ये नहीं कहा, ठीक है। और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए, यह भी कर सकता है। रीट्रायल, आरोप की विरचना की जाए और रीट्रायल किया जाए, ठीक है, आरोप की विरचना के ठीक पश्चात। यानी आरोप की विरचना के ठीक पश्चात क्या होता है, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख, ठीक है, यह होता है। तो ठीक वही प्रक्रिया अपना ली जाएगी। अच्छा, खाखंड में आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए, ठीक है, यह भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप ही नहीं लग सकता, तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा। ये ठीक है कि आरोप की विरचना में गलती, लोप, अनियमितता यह है, लेकिन आरोप की विरचना जिस साक्ष्य पर होती है उसे साक्ष्य कहना भी ठीक नहीं है। आपको बताया गया आरोप की विरचना करते समय न्यायालय के समक्ष जो कुछ अवेलेबल होता है वो अन्वेषण में संकलित सामग्री होती है, और जो अन्वेषण में संकलित सामग्री है उसे तो साक्ष्य कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो साक्ष्य की परिभाषा के मुताबिक साक्ष्य नहीं है। जो न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा वही साक्ष्य है, लेकिन विचारण की शुरुआत चूंकि आरोप की विरचना के साथ होगी और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य विचारण में आएगा, तो विचारण की शुरुआत तो हो, तो आरोप की विरचना और जमानत के संबंध में जो साक्ष्य अन्वेषण में संकलित होता है उसे साक्ष्य मान और कहे लिया जाता है, अन्यथा वो साक्ष्य नहीं है। तो आरोप की विरचना तो उसी साक्ष्य पर हुई होगी जो अन्वेषण में संकलित हुआ, उससे ठीक 302 में आरोप लगा दिया गया, और 302 में आरोप जिस ढंग से लगाया जाना चाहिए था उस ढंग से नहीं लगाया गया, उसमें लोप या अनियमितता कर दी गई। क्योंकि 211 बताता था कि यदि अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि किसी विशेष नाम से जानती है तो आरोप में उस अपराध के उस नाम का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है ना। और आपराधिक मानव का जो प्रकार हत्या के रूप में जाना जाता है
आपराधिक मानव के वध के उस प्रकार को, अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि एक विशेष नाम देती है। आपको आरोप की विरचना में वो लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा। ठीक है, तो गलती है, लोप है, अनियमितता है। लेकिन जब साक्ष्य आया आरोप की विरचना के बाद, तो कत्ल तो छोड़ो, वहां 323 का अपराध साबित नहीं हुआ। ठीक है, आरोप की विरचना तो अन्वेषण में जो कुछ संकलित सामग्री है उसके आधार पर हो गया। जब साबित हुआ तो वहां कुछ भी साबित नहीं निकला। अब जब मसला, ठीक है, और विचार न्यायालय ने मान लीजिए दो सिद्धि कर दी, नीचे फिर भी समझ ही नहीं पाए मामले को, यानी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन जो करना चाहिए वो नहीं किया और दो सिद्धि हो गई। अपीलेट कोर्ट के समक्ष है, या रिविजनल कोर्ट के समक्ष है, या पुष्टिकरण न्यायालय के समक्ष है। हो सकता मृत्युदंड हो गया हो तो पुष्टिकरण न्यायालय के समक्ष होगा। वो ये देख रहा है कि आरोप में गलती, लोप, अनियमितता तो है, सही है, लेकिन स्वीकृत और साबित तथ्यों से जो कुछ साबित हो रहा है उसके संबंध में तो विधिमान्य आरोप ही नहीं बनता, तो वो दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये नहीं कि गलती सुधारो और फिर रीट्रायल करो, क्योंकि गलती सुधार के रीट्रायल किया भी तो साक्ष्य तो यही आएगा। भाई साक्ष्य थोड़ी कम आया, साक्ष्य तो वही आएगा, और जब साक्ष्य आएगा वही, और उससे कुछ भी साबित होता नहीं। ठीक है, तो गलती ठीक करने की जरूरत ही क्या है? दोष सिद्धि को अभिखंडित करो और बात खत्म, ये हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आरोप की विरचना में गलती का प्रभाव, और ये पूछे जाएंगे, इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दो सेक्शन बचे, उनकी बात कल कर लेंगे, देखिए।